जहां जहां कभी कभी लगता है कि ये निर्णय अचानक हुआ क्या, मैं जरा जानकारी देना चाहता हूं। जिस दिन हमारी सरकार बनी, सबसे पहला काम किया कैबिनेट में एसआईटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और लंबे अरसे तक लटका पड़ा था कि विदेश के काले धन के लिए एसआईटी बनाओ, हमने बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उस प्रकार से बनाई। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, क्या कहा था? 26 मार्च 2014, since 1947 for 65 years nobody thought of bringing the money straight away in foreign banks to the country. The government has failed in its role for 65 years. This court feels that you have failed in your duty, and so it gives an order for the appointment of the committee headed by former judges of this court. 3 years have passed, but you have not done anything to implement the order. What have you done? Except for filing one report, you have done nothing. ये 24 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने उस सरकार को कहा है। वही तो मैं कह रहा था, वो जमाना था तब आवाज उठती थी कितना गया, अब आवाज उठ रही है कितना आया, और आके रहेगा, आते रहेगा। आप देखिए एक के बाद एक देखिए, विदेश में जमा काले धन के खिलाफ नया कठोर कानून बनाया, प्रॉपर्टी जब्त करने की बात कही। इस बार भी बजट में एक नया कानून की बात कही गई है, सजा भी 7 साल से 10 साल कर दी। टैक्स हेवन जो थे मॉरिशस, सिंगापुर वगैरह, उस पुराने जो नियम आप बना करके गए थे, उसको हमने बातचीत की, उनको समझाया, हमारी परिस्थितियां समझाई, उसको हम ले आए। हमने स्विट्जरलैंड से समझौता किया कि वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देंगे, कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक पैसा रखेगा तो उसका पता चल जाएगा। हमने अमेरिका सहित कई देशों के साथ इस प्रकार के समझौते किए हैं, जहां भी हमारा कोई भी भारतीय नागरिक, भारतीय मूल का व्यक्ति पैसे रखेगा तो उसकी जानकारी भारत को मिलेगी। उसी प्रकार से प्रॉपर्टी बिक्री, 20,000 से ज्यादा नगद नहीं, इसकी चर्चा हमने नहीं किया। रियल एस्टेट बिल को पास किया, ज्वेलरी के मार्केट में भी 1% एक्साइज डाली, ताकि इस चीजों को स्ट्रीमलाइन करना था, किसी को परेशान नहीं करना था। और आप ही लोग हैं इस देश सदन में, इधर हो या उधर हो, मुझे चिट्ठियां आई हैं जब हमने कहा कि 2 लाख से ज्यादा कोई अगर ज्वेलरी परचेज करता है तो उसको पैन नंबर देना होगा। मैं हैरान हूं, काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देने वाले लोग मुझे चिट्ठियां लिखते थे कि पैन नंबर मांगने का नियम रद्द कर दीजिए, ताकि लोग कैश मनी से सोना लेते रहे, गहने लेते रहे और काला बाजार चलता रहे। हम टिके रहे, हम उसको करके दिखाया, एक एक कदम उठाया। मैं जानता हूं ये राजनीतिक फायदे के लिए काम कोई ऐसा नहीं कर सकता, वरना तो आप पहले कर लेते। ये कठिनाई है, लेकिन देश का भला करने के लिए निर्णय करने थे और गरीबों का भला करना था, इसलिए निर्णय किए थे। 2 लाख से ज्यादा से किसी सामान पर 10 लाख से ज्यादा महंगी गाड़ी पर 1% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। हमने इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम भी लाई और अब तक में सबसे स्कीम में सबसे ज्यादा पैसा लोगों ने डिक्लेयर किया। 1100 से ज्यादा पुराने कानून हमने खत्म किए। और यहां बताया गया कि आपने नोटबंदी के संबंध में, कोई कहता है 150 बार, कोई कहता है 130 बार, वो सब अलग अलग आंकड़े बोलते हैं, इतने नियम बदले। बहुत अच्छा याद रखते हैं। 150 आदमी मर गया, 150 बार नियम बन गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो एक ऐसा काम था जिसमें हम जनता की कोई तकलीफ तुरंत हम समझने के बाद रास्ता खोजने का प्रयास करते थे। दूसरा,
जिन लोगों को सालों से लूटने की आदत लगी है वो रास्ता खोजते तो हमें बंद करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता था। लड़ाई का मौसम था, एक तरफ देश को लूटने वाले थे और एक तरफ देश को ईमानदारी की तरफ ले जाने का मोर्चा लगा हुआ था। लड़ाई पल पल चल रही थी, वो एक तू डाल डाल में 5-5 इस प्रकार से लड़ाई चल रही थी। लेकिन जो आप लोगों का बड़ा प्रिय कार्यक्रम है, जिसको लेकर के आप बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं, वैसे उसके लिए आपको हक नहीं है, क्योंकि जब इस देश में राजा रजवाड़ों का शासन था तब भी गरीबों के लिए राहत काम के नाम से योजनाएं चलती थी। उसके बाद भी हिंदुस्तान में फूड फॉर वर्क के नाम से कई योजना, 9 देश आजाद होने के बाद 9 प्रकार की अलग अलग नामों से चली हुई योजना चलते 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 अब उसने एक नाम लिया जिसको मनरेगा कहते हैं। कई यात्रा करके आया हुआ है और हर राज्य में, जहां कम्युनिस्टों की सरकार थी उन्होंने भी पश्चिम बंगाल में किया था, जहां शरद पवार की सरकार थी महाराष्ट्र में किया था, गुजरात में भी जो कांग्रेस की सरकार, हर देश में किसी ने आजादी के बाद इस प्रकार के काम किए ही किए, हर किसी ने किए थे। तो कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन नाम नया था। लेकिन देश को और आपको खुद को भी जान करके आश्चर्य होगा कि शांत रूप से इतने सालों से चली हुई योजना के बाद भी मनरेगा में 1035 बार परिवर्तन किए हैं। 1035 बार नियम बदले गए। आप कभी अपने तो आईने में झांकिए, और उस समय तो लड़ाई नहीं थी, इतने बड़े दबाव में काम करना नहीं था। क्या कारण था कि मनरेगा जैसा एक जो लंबे अरसे से चल रहा था, उसको भी आपको लाने के बाद 1035 बार उसमें परिवर्तन करने पड़े। और इसलिए नियमों में परिवर्तन किया। एक्ट तो एक बार हो गया, एक्ट 1035 बार परिवर्तित नहीं हुआ है। और इसलिए मैं आज प्राइम मिनिस्टर ना, वी हैव लिसन टू यू, हमने सुना है आपको, आप भी शांति से सुनिए। और इसलिए आज मैं आपको 40 मिनट के बजाय 1.25 घंटे मिल चुके थे बाबू। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज मुझे आपको काका हाथरसी की एक कविता के शब्द सुनाता हूं। काका हाथरसी के कविता के शब्द सुनाता हूं, और मैं काका हाथरसी को याद करता हूं तो कोई उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ न जोड़े, क्योंकि उनके हर चुनाव में काका हाथरसी की बात तो चलती रहती थी। काका हाथरसी ने किया था, काका हाथरसी ने कहा था, अंतरपट में खोजिए, अंतरपट में खोजिए, छिपा हुआ है खोट। अंतरपट में खोजिए, छिपा हुआ है खोट। और काका हाथरसी ने आगे कहा है, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने एक बात की और भी ध्यान देना चाहता हूं। सरकार नियमों से चलती है, संवैधानिक जिम्मेवारियों के साथ चलती है। जो नियम आपके लिए थे वो नियम हमारे लिए भी हैं, लेकिन फर्क कार्य संस्कृति का होता है। नीतियों की ताकत भी नियत से जुड़ी हुई होती है। अगर नियत में खोट है तो नीतियों की ताकत माइनस में चली जाती है, जीरो छोड़ो माइनस में चली जाती है। और इसलिए हमारे देश में उस कार्य संस्कृति को भी समझने की जरूरत। जब भी हम कुछ बोलते हैं यहां से, ये तो हमारे समय था, ये तो हमारे समय था, तो आज मुझे लग रहा है मैं ही उसी पर खेलूं। थोड़ा आपके मैदान में खेलने के लिए आना पसंद करूंगा आज मैं। और इसलिए ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा तो नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं था। आपको ज्ञान कल ही हुआ ऐसा थोड़ा था, आपको जानकारी थी। लेकिन महाभारत में कहा है इस प्रकार से, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति। धर्म क्या है वो तो आप जानते हैं, लेकिन वो आपकी प्रवृत्ति नहीं थी। अधर्म क्या है वो भी जानते थे, लेकिन उसे छोड़ने का आपका सामर्थ्य नहीं था। मैं बताता हूं जी, अब मुझे कहिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, अगर मैं उसके लिए कुछ भी कहूंगा तो वहां से आवाज उठाई, ये तो हमने शुरू किया था। मैं हमने शुरू किया था उसी से शुरू करना चाहता हूं। अब देखिए, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 2011 से 14 3 साल सिर्फ 59 गांवों में ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगा, और उसमें भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी का प्रावधान नहीं था। प्रोक्योरमेंट भी पूरी तरह सेंट्रलाइज था। वो तो क्या कारण है सब जानते हैं। अब आप देखिए हमने पूरी कार्य संस्कृति कैसे बदलती है, अप्रोच कैसे बदलता है। सब राज्यों को पहले साथ में लिया। लास्ट माइल कनेक्टिविटी मतलब स्कूल में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मिलना चाहिए, अस्पताल में मिलना चाहिए, पंचायत घर में मिलना चाहिए, इस प्राथमिकताओं को तय किया। प्रोक्योरमेंट क्या था, वो भारत सरकार के हाथ से रख करके हमने उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, और परिणाम ये आया कि इतने कम समय में अब तक 76,000 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साथ पूरा हो गया।